आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तीसरी पारी का पहला साल और उसका दूसरा दिन। जैसा हमने पहले भी कहा था कि युवा, किसान और महिलाओं पर पूरा एक साल का कार्यक्रम फोकस किया जा रहा है। उसके अगले दिन की अगर बात कर ली जाए दूसरे दिन के लिए, तो जनता क्लिनिक और महिला सशक्तिकरण। हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर के। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि घूंघट से बाहर निकलिए, पुरुष प्रधान मानसिकता को छोड़ना होगा, तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि जो सभा कक्ष में लोग बैठे हुए थे उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और वो भी बेपर्दा थी, यानी कि घूंघट के बिना थी। तो बड़ी खुशी उन्होंने जाहिर की है। 1000 करोड़ रुपए के महिला सशक्तिकरण फंड का अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने किया है, जिसके जरिए इंदिरा गांधी के नाम पर 5 योजनाओं की लॉन्चिंग भी की गई है। तो चलिए मैं आपको मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उससे आप खुद मजमून समझ पाएंगे और हम चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर के ही। और हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद रहेंगे। मैं एक बार आपको मुख्यमंत्री को सुनाता हूं, उसके बाद में लौटता हूं पैनलिस्ट के पास। इंदिरा गांधी का नाम आते ही एक संदेश जाता है महिलाओं के अंदर। आपको करवाना चाहिए कि एक महिला होकर के इंदिरा गांधी ने हमारे देश की महिलाओं का नाम दुनिया में इस रूप में बढ़ाया गया, जिसका आज भी लोग सम्मान करते हैं। इंदिरा जी ने 17 साल तक राज किया देश को। पूरे मुल्क में राज करना एक महिला का आप कल्पना कर सकते हो। उसके बाद में पूरे देश के महिलाओं को मिला सम्मान और एहसास हुआ कि महिला क्या नहीं कर सकती। जिस इंदिरा गांधी के नाम से आज यहां आपसे बैठी हुई हो, आई एम शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ रुपए से शुरू हो रही है। और जैसे आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगी, उसी रूप में आज 1000 करोड़ का निधि फंड बना है। वो फंड आगे और बढ़ सकता है, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। स्वयं का समूह बनाए, आपको 1 करोड़ रुपये का जो मिलेगा लोन, उसमें 80%, 1 करोड़ रुपये का लोन में 80% मतलब 80,000 रुपये तो आपको अनुदान होगा उसके अंदर। दिया था पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना, पहली बार जब मैं नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। और फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, तो मैंने कहा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ और बेटी बचाओ। जो महिला, एक कहावत है, महिला राजा को पैदा करती है और फिर वो गुलाम है, कैसे हो सकता है? तो चलिए, आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के नाम पर हम महिला सशक्तिकरण के लिए 5 योजनाएं जो शुरू कर रहे हैं उसमें पूरी आईटी बेस्ड होंगी, जिसमें महिलाओं के लिए स्किल कैसे किए जा सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर के बाद में उन्हें फाइनेंस से जोड़ने की बातें, जिस तरह से हम कहते हैं कि आप अकाउंट्स का काम कर सकती हैं, घर बैठे आप पैसे कमा सकती हैं। उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण को लेकर के पहले भी कहा था कि महिलाओं को लेकर के हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि महिलाएं खुद स्वावलंबी बन सके। उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। लेकिन इस फंड के जरिए अगर वास्तव में समय पर पैसे मिल पाएंगे तो महिलाओं को बड़ा लाभ मिल सकेगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर निमिषा जी हैं जो भाजपा से हैं, चारू गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट नीता जैन जी हमारे साथ में जुड़ी हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं नीता जी आपके पास आना चाहूंगा जी। महिलाओं को लेकर के महिला सशक्तिकरण की बात कही है मुख्यमंत्री ने जी। और 1000 करोड़ रुपए के फंड की बात भी कही है कि महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं उसके लिए हम एक फंड मुकर्रर कर रहे हैं। कुछ 2 कदम आगे बढ़ पाएंगी। वो खुद भी कह रहे हैं कि बड़ी शर्म की बात है, आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता हमारे जहन में है, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी पुरुष प्रधान मानसिकता अभी हमारे समाज में दिखती है, महिला आगे बढ़ रही हैं।
और आज हम खुले में बिल्कुल आराम से चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो बड़े हैं, लेकिन अभी आवश्यकता महसूस कर रही हैं आप? आवश्यकता है, ये जो इन्होंने इंदिरा निधि योजना चालू की है, मैं दुर्गापुरा अनुसंधान सभागार में महिला सम्मेलन में, ये बहुत ही अच्छी योजना है। 1000 करोड़ लागत से बनी है ये 5 इंदिरा सशक्ति योजना है, तो इससे महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। जी देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने कही हैं जो इसमें महिला सशक्तिकरण पे तो आपके पास में आना चाहूंगा मैं, लेकिन एक घूंघट को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। फिर से हमने काफी डिबेट भी की जन टीवी के माध्यम से इस पे। हमारा भी एक वो है एजेंडा कि वास्तव में घूंघट से, आप पर्दे से, या कहें कि बुरके से आप थोड़ा बाहर निकलिए। केवल बस एक ही मानसिकता रहती है कि साहब हमारे संस्कार हैं। संस्कार केवल घूंघट से नहीं आते हैं। घूंघट के आप तह में जाइए, घूंघट आखिर क्यों आया हिंदुस्तान में, उसकी वजह है, तो हमें उससे बाहर निकलना होगा। घूंघट से बाहर आने के बाद में कुछ सशक्तिकरण हो पाएगा क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाया है कि महिलाएं काफी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, लेकिन उनके मीटिंग्स में पुरुष आते हैं जी, कहते हैं हम पति आते हैं, पार्षद पति बन रहे हैं, प्रधानपति बन रहे हैं, सरपंच पति बन रहे हैं। जनप्रतिनिधि महिला हैं, बट उनके पति आके बोलते हैं कि हम पति हैं और हमें मीटिंग्स में आना है। मीटिंग्स में वही लोग अटेंड करते हैं। हमें महिलाओं को आना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़कर ही आगे तभी समाज का, परिवार का और देश का उत्थान होगा। चले, तो महिला निधि के तहत 5 योजनाओं की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री ने की है। मैं चारू जी के पास में जाना चाहूंगा। चारू जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के पूरा एक सेगमेंट मुख्यमंत्री ने किया है और उसमें उनका साफ दावा है कि इस दिशा में अगर हम आगे बढ़ पाते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उन्होंने यह कहा कि घूंघट से पुरुष प्रधान मानसिकता अभी भी झलकती है। महिलाएं कहीं दबी हुई हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके डिसीजंस फार बेटर देन मैन, बट उनको हम फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या वास्तव में अभी वक्त आ गया है कि इस ओर आगे बढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, या फिर घूंघट में रह करके भी सब चीजें हो सकती हैं? देखिए, घूंघट वाला जो विषय है ये तो बड़ा एक तरीके से विवादास्पद विषय है, क्योंकि दोनों ही चीजें अपने आप में पैरेलल चलती हैं। जहां तक बात की जाए तो कई महिलाओं का ये रुझान होता है कि अगर वो घूंघट से बाहर निकले तो वो शायद 2 कदम ज्यादा चल सकती हैं, और कुछ महिलाओं का मानना है कि वो अपने घूंघट में रहकर भी काम कर सकती हैं। अगर महिलाओं में हुनर है, उनमें आत्मशक्ति है और वो कुछ करना चाहती है तो घूंघट उनके कहीं आड़े नहीं आता। लेकिन ये जो चीज है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है कि कोई किस तरीके से इस वर्क को काम करना चाहता है। लेकिन जहां तक जो पहल है, जो जिस तरीके से समाज बदला है और जिस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं बदल रही है, उस तरीके से घूंघट प्रथा भी काफी कम हुई है, और कुछ और जहां तक महिलाओं को आगे नहीं निकलने दिया जाता उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। जहां तक इस योजनाओं की बात है, आज जो मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजनाओं को इसका जो इनॉग्रेशन किया है, इन 5 योजनाओं को एक साथ ला करके एक अम्ब्रेला रूप उनको दिया है, जिससे कि महिलाओं का आत्मनिर्भर बनेगी, उनको कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, कंप्यूटर्स के माध्यम से वो शिक्षित होंगी, और इसके अलावा कुछ होम जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगा करके काम कर सकेंगी और उनको वित्त भी उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि योजनाएं कुछ इस तरह की पहले भी चल रही थी, लेकिन वो अलग अलग टुकड़ों में चल रही थी, लेकिन अब वो एकीकृत रूप में जब एक साथ संगठित रूप में चलेंगी तो महिलाएं इसका ज्यादा फायदा उठा सकेंगी। तो देखना यही है कि किस तरीके से इस योजना का इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि महिलाओं के लिए जो जिस तरीके से अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं गहलोत सरकार में, तो वो किस प्रकार से इस योजना को भी प्रभावी कर पाते हैं। जी देखिए, इसे स्किल डेवलपमेंट के साथ में जोड़ा जाएगा। जब उन्होंने कहा कि उद्यम, प्रसंधान, संवर्धन, क्योंकि उसमें सीधा आपका कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, एमएसएमई के साथ में भी जोड़ेंगे। मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूंगा कि एक दिन पहले ही जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बैठक हुई तो उसमें उद्यमी रत्न पुरस्कारों का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें बड़ी सौभाग्य की बात है कि भीलवाड़ा से एक महिला है, उनको पहला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि इसमें महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और हम भी चाहेंगे कि एक वो आजादी काम करने की, उन्हें निकलने की, ये मिलनी चाहिए, कोई भी महिलाएं हो, किसी भी फील्ड में हो। और बात लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा निमिषा जी के पास में। निमिषा जी,
एक बुके की तरह उन्होंने कहा है, और इंदिरा गांधी महिला निधि योजना लेकर के आ रहे हैं, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से निवेश होगा, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें पैसा मुहैया कराया जाएगा ताकि अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और मैं जो समझ पा रहा हूं शायद स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि कौशल विकास योजना के साथ में भी वो जोड़ रहे हैं इसको, कि वो चाहे लेखांकन का काम हो, फाइनेंशियली जो डेटा वगैरह बनाते हैं घर से भी आप वो काम कर सकते हैं, जो वर्क जिस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं, आप कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इस दिशा में आगे बढ़ाने की बात कही है। इंडस्ट्री को आप अपनी को प्रमोट कर सकते हैं, नई भी लगा सकते हैं, आप उसका संवर्धन कर सकती हैं। तो ये कुछ इस तरह के काम हैं। और ये पहले साल में अगर मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी साफ कहा है कि हमारा जो कार्यकाल है अभी, हम उसमें दावे के साथ में कह सकें कि हमने इस पीरियड में महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ाया है। देखिए योगेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं, वादे और दावे दोनों ही करके 1 साल पूरे हो गए राजस्थान राज्य सरकार के, और रेंगते रेंगते जब हम पहुंचे यहाँ पर तो हमने देखा कि लगभग महिलाओं के अपराध के आंकड़े जो हैं कई गुना बढ़ चुके हैं। 1,76,000 तो अपराध की जो आपत्तियां जो आपराधिक प्रकरणों में लंबित है, 31% तो लंबित है। बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की। आप मुख्यमंत्री महोदय जी, आप बताइए कि आपके खुद के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को आपने सम्मानित करके सशक्तिकरण के एक कदम आगे बढ़े। दूसरी आपत्ति हमारी है कि पंचायती राज स्तर पर जब शैक्षणिक अनिवार्यता हुई और शैक्षणिक अनिवार्यता जब पढ़ी लिखी महिलाएं सरपंच बनने लगी तो अपने आप गांव का, अभी आपने बांसवाड़ा में देखा होगा कि 1000 बालकों पर 1045 बालिकाएं हैं। तो आंकड़ा तब छुआ जब महिलाएं पढ़ी लिखी आगे आई तो गांव में माहौल बनने लगा, बच्चियां जन्म भी लेने लगी और स्कूलों की जो बालिकाओं का जो स्कूलों की वृद्धि थी नामांकन की वो भी होने लगी। अर्थात एक स्तर पर जब एक स्टेप आगे भाजपा सरकार लेके जाती है तो अपने दूसरे स्टेप पर आप उसको पीछे ले गए। तो अभी जो हालत है राजस्थान की सरकार के, रेंगते रेंगते बात करते हैं 1000 करोड़ की। मैं तो आप मुझे 1 साल का हिसाब दे दीजिए ना कि आपने 1 साल तक महिलाओं के सशक्तिकरण को छोड़िए, आप राजस्थान के ओवरऑल सशक्तिकरण के लिए क्या ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, क्या आपने ऐसा किया कि आप आज ये दावा कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं। और दूसरी आपत्ति मेरी इस बात पर है कि जब आप बार बार घूंघट और बुर्के की बात करते हैं और दूसरा आपने कहा पुरुष प्रधान, मैं निवेदन करूंगी मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आप कहते ही निजी जो है ये निजी है, होता है हर महिला का, लेकिन फिर भी कभी भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता संस्कृति कभी भी महिला या पुरुष प्रधान नहीं रही है। अर्धनारीश्वरी की संकल्पना को सार्थक करते हुए जब आया तब अपनी परिवार तक महिलाओं ने अपने कार्य को सीमित कर दिया। ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण करने वाली भक्ति, शक्ति, त्याग की प्रतीक महिलाएं रही हैं। और आज जब लगभग 78 महिलाएं सांसद हैं तो और यही विधानसभा में है, तो आप धीरे धीरे जब उनकी कार्य सीमाओं से बढ़कर के वो आगे आती हैं तो कार्य करती हैं। कभी भी पुरुष प्रधान या महिला प्रधान का कहीं ये पश्चिम की नीति है, जिस पश्चिम की आप देखते हैं, निमिषा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, वहां पर ऐसा है। मेरी बात 1 मिनट, मैं इसी जगह 30 सेकंड मैं अपनी बात नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं रोक नहीं रहा आपको, आप बोलिए, मैं रोक नहीं रहा। आपने कहा कि आपका ब्रिटेन है 2500 साल तक वहां पर महिलाओं को त्यागना, जहां पर परिवार व्यवस्था नहीं है वहां प्रधान की बात होती है, यहाँ परिवार व्यवस्था है, सबको साथ लेके चलने की व्यवस्था है। तो कहीं पर भी यहाँ पुरुष प्रधान महिला प्रधान नहीं। बाड़मेर की वो रामा देवी है जो अपना नाम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप योगेंद्र जी, मेरी विनती है मुख्यमंत्री महोदय जी, किसी एक तराजू में मत आके अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करें तो महिलाओं को जरूर महिला सशक्तिकरण करते हुए महिला को प्रतिनिधित्व देने का कष्ट करें। एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगी, बिल्कुल चारू जी, ये वाली बात कि आंकड़े बढ़े हैं महिलाओं के अत्याचार को लेकर के, उस संदर्भ में मेरा कथन है कि काफी कुछ जागरूकता महिलाओं में आई है और अपनी समस्याएं वो सामने लाने लगी हैं और अपना जो उनकी जो गुहार है वो लगाने लगी है, इसीलिए आंकड़े बढ़ने लगे हैं। लेकिन उन आंकड़ों के साथ साथ उनका निस्तारण भी हो रहा है और जो सखी योजना जो है उसके आधार पर हर जिले के अंदर निराश्रित महिलाओं के लिए
अपराधिता केंद्र खोले गए हैं, जिसमें कि महिलाएं अपना जाकर के उनकी कोई काउंसलिंग सेंटर्स हैं या उनका कोई और कोई उनको तकलीफ है तो वो जाकर के म्यूचुअल काम कर सकती हैं। देखिए, मैं आज मोदी सरकार में आई थी, उस समय जब निर्भया कांड हुआ था तब लॉन्च हुई थी, लेकिन ये पिछले 1 साल के अंदर ये गति आई है और तब जाकर के राजस्थान के अंदर सभी जिलों में सेंटर्स खोले गए। तो मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि योजना मोदी सरकार लाई थी, 4 साल के फेज में ये जो बजट का पैसा आया था वो वापस चला गया और अब पिछले साल के अंदर अंदर ये सेंटर्स खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने काम तो किया है और महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के लिए वो संवेदनशील भी है। अपने विकास का एजेंडा फिक्स करना। नहीं, आप सुनी नहीं, आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा। क्योंकि देखिए, एक सेंटर चलाती हैं ये, खुद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद कोऑर्डिनेट करते हैं महिलाओं की काउंसलिंग के। इस वजह से चारू जी कह रही हैं पैसा लैप्स हुआ पूर्ववर्ती सरकार के वक्त। क्योंकि देखिए, मेरा एजेंडा नहीं है, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, मैं क्राइम के उसमें नहीं जाना चाहता। मैं श्याम जी हमारे साथ में बैठे हैं। श्याम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। घूंघट को लेकर के अभी निमिषा जी ने कहा कि उनको इस दायरे से बाहर निकलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि अभी पुरुष प्रधान मानसिकता नहीं है। मैं आपको एक जिक्र करना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब सरपंचों का सम्मेलन पंचायती राज में चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा था ये कि आज ये सुनने में आता है कि सरपंच पति, प्रधान पति, ये सब क्यों? सरपंच है तो अगर महिला है तो उसको आजादी दीजिए, उसको काम करने दीजिए। आप उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं लेकिन उसके काम में दखल मत करिए। और मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी यहां पे राज्यपाल थी उस वक्त 116 मामले महिला सरपंचों के ट्रैप के आए। सौदे कर रहे हैं उसके देवर, उनका बेटा, उनका पति, वो ट्रैप हो रही है महिला सरपंच। बाकायदा प्रतिभा पाटिल जी ने उसको रुकवाया, एंटी करप्शन ब्यूरो से रिपोर्ट तलब किया उन्होंने कि ऐसा क्या हो सकता है कि महिलाएं इतनी ट्रैप होती जा रही हैं, बाकायदा रुकवाया इसको। तो ये पुरुष मानसिकता है निमिषा जी, जिससे थोड़ा सा बाहर आने की बात कही है। वो ये कोई एजेंडा थोप नहीं रहे हैं, अगर कोई अच्छी बात है तो उसे लागू करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। अपने मंत्रिमंडल में भी केवल हम बिल्कुल लागू करना चाहिए। वो तो 2 कदम आगे कह रहे हैं कि मोदी जी अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो 33% आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबली में भी आना चाहिए। हम तो ये बिल के लिए यहां भी कह रहे हैं। चलिए, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के आज की जो बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री एक योजना लेकर के आ रहे हैं इंदिरा गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी निधि शक्ति योजना, जिसके जरिए 4-5 काम होंगे, महिलाओं को एग्जीक्यूट करेंगे वो, ताकि अपने खुद स्वावलंबी बन सके, इंडस्ट्री लगा सकें या फिर घर से बैठ करके अपना काम कर सकें, वो एजुकेट हो सकें उस लाइन में, प्रोफेशनली जो एजुकेशन होती है उसमें, ताकि वो आगे बढ़ सकें। ये एक मुख्यमंत्री की सोच है। तो कुछ लगता है कि कुछ आगे बढ़ पाएंगे इस दिशा में? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है और 1000 करोड़ का जो फंड भी रखा है उन्होंने, तो लेकिन 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देंगे वो। इस वर्ष 1 साल तो निकल गया क्योंकि देरी से शुरू कर पाए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हकीकत में धरातल पे चीज आनी चाहिए, अधिकारियों के भरोसे तो ये चलेगा नहीं। मॉनिटरिंग करनी होगी संगठन को और बाका को आपको सक्रिय करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ योजना की आज लॉन्च की है, लेकिन मोदी जी ने भी लॉन्च की थी योजना, तो वो धरातल पे नहीं आ पाई। धरातल पे उतारने के लिए आपको निश्चित रूप से सेंटर्स डेवलप करने पड़ेंगे, वो सेंटर डेवलप करने जिससे कि महिला आत्मनिर्भर कैसे बन सके। अब कंप्यूटर वाला बात है, उसके ट्रेनिंग्स किस प्रकार से दी जाए, सारी की जाए। ये निश्चित रूप से योजना तो अच्छी है क्योंकि इंदिरा जी के नाम पे कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से, क्योंकि जब अगर एनडीए की सरकार आती है तो दीनदयाल जी के नाम करती है और ये इंदिरा जी के नाम करते हैं, करें किसी के नाम से, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लाभ मिलना चाहिए महिला को, या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से करते हैं तो करें, अपने लोग अपने नेताओं को लोकप्रिय बनाए, उससे दो राय नहीं, लेकिन उसका लाभ निश्चित रूप से महिला को मिले। अभी अमित जी को सुन रहा था, अमित जी आप तो क्योंकि जिस परिवार में है वो बहुत सक्षम परिवार है, गाँव में जाएंगे तो आज भी वो घूंघट प्रति है। आप ये यकीन करिएगा कि ये भारत देश आज भी पुरुष प्रधान देश माना जाता है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, आप देखिए कहीं कहीं परिवार में महिला
क्योंकि बुजुर्ग महिला को मान्यता दे दी जाती है, वो ठीक है, लेकिन हर महिला को मान्यता मिले ये बहुत समझ। सुन लीजिए, सुनिए, मैं सुनिए, अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अरे निमिषा जी आप सुन तो लीजिए, आप सुनने के बाद, नहीं मेरी बात सुनने के बाद आप अगर जायज माने तो ठीक है, आप अपना तर्क दीजिएगा। नहीं मैं कह रहा आप तर्क दीजिएगा, क्योंकि आप सक्षम हो और किस तरह की स्थितियां में आपका परिवार अलग तरह का है, लेकिन आप गांव में जाइएगा, आज भी राजपूत और बाकी वर्गों के बीच में जाके देखिए सही, वो महिला बच्ची पढ़ के बाहर निकलना चाहती है, निकल ही नहीं पाती है। जो पढ़ गई है, अच्छी है, वो तो निकल गई है, वो घूंघट से खत्म हो गई है। लेकिन अरे सुन लीजिए, समय के साथ जिन्होंने अपने आप में बदलाव तो लीजिए, अरे आप रुकिए, आप रुकिए, रामा देवी की एक बात कर, रामा देवी के साथ मैं कह रहा हूँ वसुंधरा राजे, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, बहुत सारे हैं। अरे आप प्रवक्ता हो, आप क्योंकि महिला उसमें प्रवक्ता बन गए हो, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो आप स्वीकार करोगे कि आज भी महिलाओं की स्थिति वो नहीं है। गांव में महिलाएं सरपंच बनी हुई है, लेकिन उनके पति काम मीटिंग आज भी आज भी अरे सुन तो लो, आप निमिषा जी जरा सुन, आप तो सरपंच की बात, अरे सुन तो लो, आप देखो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आप जरा विधायक है, MP है, उनके पति काम करते हैं, आपको आप जाके मेरे साथ चलो, मैं बता भी दूंगा और हम नाम भी बता दूंगा आपके विधायक की भी, विधायक काम नहीं करती है, करती तो उनका पति। अरे सुन लीजिए, आप सुनने का प्रयास कीजिए, आप क्योंकि हर चीज में आप चाह रहे हो, आप योग्य बन गए, आपको भी कोई ज्यादा बड़ी स्थिति नहीं मिली है अभी भी। आप अगर 33, अरे सुन तो ले, अरे आप सुन लीजिए, अरे आप क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, अरे तो सुन तो लो आप, अरे आप सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, नहीं आप मैं कह रहा हूँ महिलाओं के लिए, अरे सुनो तो सही, आप सुनोगे उसके बाद श्याम जी देखिए, आप देखिएगा अगर कहा है कि 33% महिलाओं को आरक्षण विधानसभा में और संसद में मिल जाएगा तो 78 नहीं आएंगी, फिर आप सुन लीजिए कितनी आएंगी। तो इसलिए संख्या की दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है राजस्थान और बाकी प्रदेश भी, नहीं आती महिलाएं ज्यादा, क्योंकि अगर आरक्षण हो जाएगा तो आपको देना। अभी देखिए पंचायतों में आई ना 50% या जितना परसेंट 50% है, आप नगर निगम में आते हैं ना चुन करके, क्योंकि आपका परसेंटेज बंधा हुआ है वहां, तो उससे कम कर नहीं सकते। इसलिए आपकी पार्टी को और आपके बड़े नेताओं को आप भी सलाह दीजिएगा कि 33% का जो आरक्षण बिल अटका पड़ा है उसको लाइएगा और लागू कीजिएगा। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने में महिलाओं के प्रति किसी का द्वेष भावना नहीं, आप सोच रहे हो महिलाओं को पार्लियामेंट में और असेंबली में देखना चाहते हैं। महिलाओं मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं की स्थिति आज भी कमजोर है। अब मुख्यमंत्री, अरे सुन तो लो, आप सुन लो, आप सुनो, आप सुनो, अरे आप सुनो, वसुंधरा राजे को महिला कहकर के संबोधित मत करो, आप सुन तो लो, वो तो है कमी उसमें, आप वसुंधरा राजे को महिलाओं को संबोधित मत करो। अरे आपकी भी कमी थी, आप कितने थी, आपने कितने दे दिए थे वहां पे, कितनी महिलाएं थी आपके? मुख्यमंत्री दे दिया इन्होंने पूरी महिला, इसलिए रूप से जो महिलाओं की स्थिति है। अरे तो यहाँ तो मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं बना ना अभी, मंत्रिमंडल तो बने, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा। आप सुन तो लीजिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्तिकरण हर क्षेत्र में आगे लाना पड़ेगा। सर्विस में जो आपने रूल्स दिया है उसके अनुसार उनकी भर्ती होनी चाहिए, भर्ती हो नहीं पा रही है, आज भी स्थिति वो नहीं है। आप देखिएगा कि जो कह रहे हैं ना आप, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार रोकने के लिए उनको सक्षम बनाना पड़ेगा। अगर सक्षम महिला के साथ अत्याचार कम होता है, किसके साथ अत्याचार होता है, अनपढ़ है या गांव की बिल्कुल है तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है, बच्ची और उनके साथ किसके साथ, और कौन लोग कर रहे हैं, वो भी वही लोग कर रहे हैं जो कि अनपढ़ है ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छे लोगों के साथ ये कम घटना हो रही है। तो मेरा मानना का यह है, आप सुन तो लीजिए, आप उसके बाद बोलना ना, तो आप जो बार बार मैं, अरे आप मुख्यमंत्री जी ने खुद ने स्वीकार किया, आप सुन तो लो, अरे आप सुन तो लो, विखंडित करके आप विखंडित, अरे आज भी विखंडित परिवार तो जितना विखंडित होता जा रहा है उसका परिणाम आपको भोगने को मिल रहा है। आप ये मत मान के चलिए, आप अरे आप 7 दशक की बातें, पुरानी बातें भूल जाइए, आप उससे बाहर निकलिए। आप देखिए, आप उससे बाहर निकलो, आप लोग
हम बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हमने पैनल में भी महिलाओं को बुलाया है। ये मत कीजिएगा कि आपके कहने से सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अरे आप भी सुन रहे हो, मेरा टाइम है ना, मैंने आपके टाइम में तो नहीं बोला, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आप देखिएगा। लेकिन आप तो रुकी नहीं रही हैं, 3 मिनट में खत्म कर देते हैं। कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मेरे घर में भी घूंघट में सब कुछ होता था, मैं कुछ नहीं कर पाता था, मैं छोटा था और मैंने कोशिश की कि मेरी बच्ची को निकाला बाहर, घूंघट से बाहर निकाला, उनके बहू को बाहर निकाला, खत्म हो गई। नहीं, बेटी को निकाला, फिर बहू बाद में आई, उसके बाद में बेटी, ये हुआ ना, परिवर्तन हुआ। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह का परिवार सब अगर ये सोच ले कि मेरी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस माहौल में परिवर्तन आएगा ही। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। आप देखिए, परिवर्तन लाने के लिए आपको महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है और सुधार करने की जरूरत है। आप निःशुल्क महिला शिक्षा और बढ़ाइए और बच्चियों को स्कॉलरशिप आगे बढ़ाइए, बिल्कुल दीजिए। विदेश में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, वसुंधरा जी की इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो अच्छी आएंगे उसको विदेश भेजेंगे। करिएगा, ये चीज उसको जारी रखनी चाहिए। कोई भी अच्छी चीज को बढ़ावा देने में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बात तो सुन, अरे सुन तो लो। आप पूर्ववर्ती सरकार की मेरे को जानकारी आपसे ज्यादा है, आप चिंता मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ। चले, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। श्याम जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 1 साल के कार्यक्रमों को लेकर के। 3 दिन ये प्रदेश भर में चलने हैं और उसके दूसरे दिन की बात कर ली जाए तो जनता क्लिनिक के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर के इंदिरा गांधी कौशल निधि योजना का आगाज किया है मुख्यमंत्री ने, जिसमें 1000 करोड़ रुपए पूरे 5 साल में खर्च होने हैं। करीब 200 करोड़ रुपए प्रत्येक साल खर्च किए जाएंगे। लेकिन पहला साल निकल गया है और मुख्यमंत्री का मानना है कि हम इस अगर आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं में काफी रोचकता होगी, एक रुचि लेकर के और काम कर सकेंगी, अपने पांव पे खड़ी हो सकेंगी और ये तस्वीर बदल सकती है जो उन्हें महसूस होता है। चलिए, मैं नीता जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार फिर। नीता जी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी लगता है कि उस ओर योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं रही। श्याम जी ने यही कहा कि आप योजना तो बनाइए, फंड भी आप मुकर्रर कर देंगे, लेकिन ये नीचे धरातल पे कैसे उतर पाए, ये सबसे बड़ी बात है। योजनाएं देखिए जनता के लिए बनती हैं, जनता की चुनी सरकार होती है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाते हैं। लेकिन फेल क्यों होती है? फेल की वजह साफ है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो अभी भी आप किस तरह की मॉनिटरिंग देखना चाहती हैं कि हाँ वास्तव में ये काम यूं होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अनाउंसमेंट नहीं, काम होना भी चाहिए। महिलाओं को मॉनिटरिंग के जैसे जैसे बेटी बचाओ योजना है, निर्भया योजना है, वन स्टॉप योजना है, काफी महिलाओं की जो योजना है उनके समय समय पे मॉनिटरिंग तो हो ही रही है। वैसे भी सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग चल रही है और इनको आगे से आगे, जैसे वित्त से संबंधित है तो काफी परेशानी आती है तो वो दूर करके और महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिलाओं का इस क्षेत्र में अपने आप से भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं को अपना आत्मविश्वास, महिलाएं तो बढ़ना चाहती है, लेकिन बात सरकार की है। सरकारें घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन इस बात को जमीनी हकीकत पे उतारने के लिए, उसे जानने के लिए क्या महसूस करते हैं कि हाँ वास्तव में होना क्या चाहिए? इसके लिए महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह जैसे पंपलेट्स हैं, अपने योजनाओं की जागरूकता देनी होगी उनको कि हाँ वास्तव में आपको इलाज में। चलिए, मैं चारू जी के पास में जाना चाहूंगा। चारू जी, कुछ महसूस होता है ऐसा? देखिए, योजनाएं कोई भी सरकार बनाए, वसुंधरा जी भी बनाती थी, अशोक साहब पहले भी थे, उसके बाद अभी भी बने हैं। योजनाएं हर बार बनती हैं क्योंकि पब्लिक के प्रति जवाबदेही होती है सरकार की, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि योजनाएं फेल कहां होती हैं? अब तक तो हमारे यहाँ तरक्की काफी होनी चाहिए थी, योजना और पैसा तो इतना है। देखिए, जब सरकार कोई योजना लाती है तो उस समय उसकी मंशा ये भी होती है कि वो उस योजना को पूरी तरीके से लागू कर सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। यही कारण होता है योजना लाने का। लेकिन
सरकार कोई भी हो, आते जाते हम ये देखते हैं कि उसमें से आधी से ज्यादा योजनाएं सिस्टम के कारण फेल हो जाती है। अब मेरा ये मानना है कि सिस्टम क्या, तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो अधिकारी और गवर्नमेंट कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि वो उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पाते। उसके अलावा जो सरकार उनके निचले स्तर पर जो स्टाफ रखती है, वो या तो अनुबंध पर आधारित होता है या फिर वो संविदा के ऊपर होता है, तो उसकी इतनी जवाबदेही कार्य के प्रति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इन लकुनास के पीछे उस योजना का जो है वो खत्म होना या उसका फेल हो जाना मैं प्राथमिक कारण मानती हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की किसी भी योजना के प्रति अगर आप उसकी जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजना का लागू होना और लोगों तक उसकी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इन सब चीजों के लिए गहलोत सरकार पिछले शासनकाल में आरटीआई कानून भी लेकर के आई थी और लोग उससे जागरूक भी हुए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आरटीआई कानून की जिस तरीके से बदलाव करके जो धज्जियां उड़ाई गई, उससे आदमी या आम जनता अब इस कानून के पीछे बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। तो मैं ये भी चाहूंगी कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त स्टाफ हो और उसके साथ साथ कानून जो आरटीआई कानून जो लागू किया गया था, उस कानून को भी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिया जाए, ताकि कहीं एक डर योजना इम्प्लीमेंट करने वाले में हो और इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंच सके। श्याम जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, योजनाएं कोई भी बने, निमिषा जी चली गई हैं, योजनाएं किसी भी सरकार की बने, योजनाएं जनता के लिए समर्पित होती हैं, जनता के लिए ही आती हैं, किसी न किसी को उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए और मिलता भी होगा। मैं ये खारिज नहीं करता कि किसी को बेनिफिट उसका मिलता ही नहीं है, चाहे वसुंधरा राजे का वक्त हो, चाहे अशोक गहलोत का वक्त हो, किसी को तो फायदा मिलता ही होगा। लेकिन कोई भी योजनाएं, जब 2 दिन पहले वे प्रेस से ब्रीफिंग कर रहे थे, तब भी ये बात आई थी कि सब योजनाएं तो सब बनाते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? क्या वास्तव में को सरकार इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करती है कि योजनाएं जो हम बना के भेजते हैं उसकी एक्सरसाइज होती है, उसके बावजूद भी अगर सफल नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं तो कोई खामी है उस? देखिए योगेंद्र जी, मैं तो साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की योजनाओं के लिए योजना का पैसा आप रिलीज करेंगे टाइम पर और निश्चित रूप से प्रोग्राम ऐसे लाएंगे जिससे कि महिला स्वावलंबी बने, उसको योग्यता के अनुरूप उसके अंदर ट्रेनिंग दे दी जाए तो निश्चित रूप से महिला कमाने लायक बन जाएगी, तो परिवार सुधरेगा, उसकी स्थिति सुधरेगी। निश्चित रूप से दो राय कह नहीं सकते। आप केवल नाम मात्र अपनी पार्टी के अपने नेताओं के प्रचार प्रसार से हट करके निश्चित रूप से आप धरातल पे जाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपने 1000 करोड़ कह दिया, 1000 करोड़ रुपए, अब 200 करोड़ रुपए महीने सैल की बात करें तो 800 करोड़ देना चाहिए आपको, 800 करोड़ को बोलना चाहिए, 1000 करोड़ नहीं हुआ। या तो कीजिएगा कि हम 200 करोड़ से ज्यादा देंगे, क्योंकि हम पहले साल में तो इसको लाए नहीं, अब हम पहली वर्षगांठ पे लाए तो निश्चित रूप से उनको ताना बाना बुन करके कितनी महिलाएं किस प्रकार की ट्रेनिंग कहाँ कैसे देंगे, बहुत सारी चीजें आपको, क्योंकि मोदी जी ने भी बहुत सपने दिखाए थे, कहा था कि कौशल विकास पूरे देश में फैल जाएगा और यो रोजगार के साधन पैदा हो जाएंगे। आप देखिएगा आज की स्थिति में बताने की स्थिति में नहीं है कि हमने कितनों को रोजगार दे दिया, कितनी ट्रेनिंग कर दी, कितनी क्या कर दिया। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपने योजना आपने अच्छे मन से लाए हो, लेकिन इस अच्छे मन के अनुरूप उनके अंदर ऐसे अधिकारियों को रिपोर्ट करो, ऐसे एनजीओ को रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हों उसमें, आपके धरातल पे वो चीज आए और गांव तक वो पहुंचे। केवल शहरों की योजना नहीं है ये, आप केवल जयपुर में या बड़े बड़े सिटी में आप इसको योजनाओं को दे देंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। आपको निश्चित रूप से नीचे के स्तर, पंचायत स्तर पर आपको जाना होगा और वहां पर किस प्रकार से उनको ट्रेंड किया जाए, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी सारी नहीं है, कुछ वैसी भी महिलाएं जिनको कि आप कुछ महिलाएं देखो ग्रामीण क्षेत्र की भी जाकर के कर रही है काम। मैं मान के चलता हूँ बहुत सारी है ऐसी महिलाएं जिन्होंने की काम करके दिखाया है और अपनी जो आपने कहा ना सीधी बात है कि नागौर की महिलाएं औजार बनाती हैं, अगर बाड़मेर में चली जाए तो उसकी वहां की अलग है। तो इन चीजों को आपको वहां पर खोजना पड़ेगा कि आप कोटा डोरिया को किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक कैसे हम इसको करें। क्योंकि ये देखिए ये जो योजना लेकर के आ रहे इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इसके माध्यम से निधि मतलब फंड भी देंगे ये, और उसके साथ में वो तो मैंने जैसे संवर्धन और देखिए स्टेट लेवल पे 2 महिलाओं को भी कल सम्मानित करने की बात आ रही है राजस्थान। बिल्कुल, जिनको एक को तो उद्योग रत्न पुरस्कार, पहला पुरस्कार भी उनको दिया जाएगा, भीलवाड़ा से हैं वो। चीजें हैं आपको, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपके
अंदर निश्चित रूप से आपकी भावना अच्छी हो सकती है। 200 करोड़ से कोई काम चलने वाला नहीं है। आप अगर अच्छी तरह से लाएंगे तो उसमें पैसा दीजिएगा, और पैसा दे करके आप इसको निश्चित रूप से पढ़ाई सही समय पर पढ़ाई के साथ साथ महिलाओं को परिपूर्ण स्थिति में लाने का प्रयास कीजिएगा। कि अगर हाई सेकेंडरी तक पढ़ी है, सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ी महिला है, तो उसको कंप्यूटर का काम देकर के किस प्रकार से हम ई मित्र वगैरह का जितना है उसमें खोल सकते हैं, या और बहुत सारी चीज ट्रेनिंग देकर के स्वावलंबी कैसे बने और वो आत्मनिर्भर बन करके इंदिरा जी जैसी कैसे बन पाए। उनका महत्व तो यही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की निश्चित रूप से मन और काम करने की इच्छा है, लेकिन उनको संगठन को सक्रिय करना चाहिए इसके अंदर, और बाकी लोगों को भी सक्रिय करते हुए, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल एक एनजीओ की तरह भी अब काम करने चाहिए। आप अपनी योजनाओं को मनाने के लिए केवल ये नहीं है कि बूथ पे कार्यकर्ता सक्रिय हैं कि नहीं, आप वोटर को निकाल के लाए कि नहीं लाए, आपकी सरकार की योजना है। जब आपकी इतनी मॉनिटरिंग है कार्यकर्ता, मैंने बीजेपी से भी जब सरकार में थी तो उस वक्त भी हम ये कहा करते थे कि आप ये पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, आप बूथ प्रमुख बना रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं, आप ये भी तो प्रमुख बनाइए कि हमारी योजनाओं का प्रमुख कौन है वहां पे, ये योजनाओं का लाभ किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अटल सेवा केंद्रों की क्या पोजीशन है, आपके जो सड़कें बना रहे हैं आप गोद लेकर के सांसद, उनकी क्या पोजीशन है। तो ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इस ओर गौर फरमाना चाहिए। अगर आपकी योजनाओं को सफल वास्तव में करना है तो कार्यकर्ता आपका एक वॉलेंटियर की भूमिका निभा करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, आपकी योजनाओं को कारगर साबित कर सकता है। उसको फ्रीडम दीजिए। ये नहीं है कि फिर वो अपनी राठौड़ी करता रहे वहीं पे कि आप मेरे को रिकॉर्ड दिखाइए, आप मेरे घर पे आकर के मुझे बताइए कि आज क्या क्या काम हो, फिर वो अराजकता होगी। मैं चलिए नेताजी के पास में जाना चाहूंगा। अटल सेवा केंद्र नहीं है, अब तो फिर वापस से राजीव गांधी सेवा केंद्र हो गए, क्योंकि वो चेंज हो गई। मैं वही बात उसी पाऊंगा, वही है मेरा सवाल। की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वॉलेंटियर जगह जगह जाके और गाँव में देखें, क्योंकि देखिए भावी वॉलेंटियर होने चाहिए। आप ज्यादा मत दीजिए। मैं तो कहता हूं राजनीतिक दलों के अगर कार्यकर्ता हैं तो आप सेवा की भावना से भी काम करिए। आप 2 घंटे सुबह या शाम में दे दीजिए कि हाँ ये इस योजना का लाभ इस व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला, इनके पास में पैसा रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, आप भेजिए। और अगर कार्यकर्ता अगर आपको रिपोर्ट देता है तो मुझे लगता है उसका डिस्पोजल भी होना चाहिए। उस पर फिर यकीन करना चाहिए कि ठीक है फलानी जगह से कोई कार्यकर्ता है, छोड़िए तो सब ऐसे ही डालते रहते हैं, वो मत करिए। फिर ऐसा पोर्टल तैयार करिए कि उनका डिस्पोजल हो सके। हालांकि मुख्यमंत्री अभी दावा कर रहे हैं कि हम जवाबदेही कानून लेकर के आए, जिसके लिए कमेटी भी बनाई है उन्होंने रामलुभाई जी की अध्यक्षता में। अरुणा राय और बहुत सारे लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। अगर वो होगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्थिति में आएंगे। जाते वक्त सरकार के दूसरे कार्यकाल में लास्ट के टाइम पे वो एक लेकर के आए थे, एक गारंटी उसमें भी थी कि आपको कार्य जो दिया हाथ में उसको किया कि नहीं किया, नहीं किया तो उसकी वजह बताइए। लेकिन अब अगर समय से लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। वो आरटीआई के आसपास का कानून उसे कह सकते हैं। नेताजी मेरा सवाल यह है कि जैसा भी इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अटल सेवा केंद्र वो राजीव गांधी सेवा केंद्र में तब्दील हो गए। अब ये बताइए कि इंदिरा महिला शक्ति निधि लेकर के आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। सरकारों का राजस्थान में कोई अता पता नहीं है कि सरकार इस बार इसकी है, अगली बार किसकी होगी, ये जानते हैं ये लोग भी। ये नाम इंदिरा गांधी, क्योंकि अभी भी गांधी परिवार पे जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, तो बचा जा सकता था इससे, या वास्तव में नहीं? इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए काफी काम किया जी, तो उनके नाम से तो बनती है योजना बनी है। और इसी के लिए जैसे राजीव गांधी जी ने भी अपनी काफी महिलाओं के लिए कार्य किया था और ये भी कर रहे हैं। गहलोत जी ने भी काफी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए हैं। काफी योजनाएं उन्होंने जो चालू की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, वो काफी अच्छे से सक्सेस हो रही है। और निर्भया योजना है, काफी योजनाएं हैं जो गहलोत सरकार ने दी है। और वो बहुत चलिए, तो आपको लगता है कि इंदिरा गांधी के नाम से होनी चाहिए थी? इंदिरा गांधी के नाम से ही योजना होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए। जैसे वसुंधरा जी ने 230 करोड़ रुपए अपनी फोटो और कमल में खर्च कर दिए थे, इसमें इससे कोशिश करें कि अगर महिलाओं को कोई कार्ड वार्ड दे रहे हैं तो उसमें वो नहीं हो। सरकार का या राजस्थान का अशोकतम ज्यादा उपयोग है, क्योंकि इंदिरा जी की फोटो लगा देने के बाद आने वाली सरकार उसको रखेगी नहीं रखेगी। इसलिए राजनीतिक नाम ठीक है, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है,
कि आप अच्छी योजना लाएं और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा हो। बिल्कुल मैं बिल्कुल, मान के चलता क्योंकि हूं कि पैसे इससे खर्च सिर्फ इसी में नहीं हो कि आप केवल नामकरण संस्कार में अगर पैसे खर्च करेंगे तो जनता का पैसा गाड़ी कमाई का है। वो अटल सेवा केंद्र कर दिया, अब राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राजीव गांधी शिक्षा संकुल था, फिर उसको उठा करके कितना करोड़ों रुपया खर्च होगा सारा के सारा। अशोक गहलोत जी ने रखा राजीव गांधी शिक्षा संकुल, उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल हुआ, फिर अभी डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से हुआ। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि राजनीति से दूर हट करके राजनेता का नाम लीजिएगा, जिसने काम किया उसके नाम पे योजना लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय रहते हुए उसका अच्छे परिणाम आए तो दूसरी सरकार पे उसको लागू करने में कहीं पीछे नहीं रहेगी। वही चीज आएगी भामाशाह कार्ड अब जो वापस चेंज हुआ है तो उसमें काफी करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, तो उसका खामियाजा जो है 230 करोड़ रुपए खर्च हुआ भामाशाह योजना में। 230 करोड़ रुपए किसका था? हमारा था। 230 करोड़ रुपए उसका उपयोग आपकी फोटो लगाने का और कमल का निशान लगाने की जरूरत कहाँ थी उस योजना में? फिर भी आप या आपको कार्ड तो उसको दे रहे हो कि आप भामाशाह बीमा योजना का कार्ड दे रहे हो कि आपकी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हो। इसलिए पार्टी का प्रचार प्रसार व्यक्तिगत रूप से करिए जाकर के, क्योंकि आप योजना शुरू करेंगे तो आपका निश्चित रूप से मानेंगे कि कांग्रेस की सरकार की योजना है, लेकिन उस कार्ड को ही आप कांग्रेस का हाथ का निशान बना के दे दोगे तो ये किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जन आधार कार्ड बनाया है निश्चित रूप से, मैं कह सकता हूँ। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी नहीं वो तो आप भी जन आधार कार्ड लाए, जन आधार कार्ड में राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य विभाग का ही अगर है सब चीजें तो उसमें तो दोहराई नहीं होनी चाहिए, उसको तो आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी पॉलिटिक्स की सरकार नहीं, उसमें नहीं फंसाना चाहिए। सरकार तो प्रदेश की होती है, आपका सरकार के प्रतिबंध संचालन करने वाले निश्चित रूप कांग्रेस बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन इसलिए पब्लिक के लिए जो भी काम करे उसका निश्चित रूप से पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए। वसुंधरा जी ने खूब खुल के किया, ये सरकार इतनी नहीं कर पा रही है तो ठीक है, ये अफवाह को रोकने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी आगे आते तो अच्छी बात है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि पहले वाली सरकार तो इतना खर्च कर गई कि उसका भरोसा ही नहीं। आप अगर अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो जांच भी अभी तक नहीं हो पा रही है, 1 साल हो गया, जांच पूरी होनी चाहिए, अगर है तो उसको दंडित भी करना चाहिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने कहा था पहले ही बजट भाषण में अपने में कि बहुत बड़ा स्कैम है ये भामाशाह योजना जो है, कार्ड जो बना उसी में बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक बजट दूसरा बजट आने वाला है, इसकी जांच करनी चाहिए, बताना पड़ेगा ना दूसरे बजट में क्या कार्रवाई की आप। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया था कि देखिएगा कि जितने 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए, धरातल में 12,000 करोड़ आए, 4% आप ले पे आए, तो आप बताइए कितना पैसा आपने खर्च किया। तो क्या आपको अधिकारियों के भरोसे किया था कि आपने इतना इवेंट मैनेजमेंट को इतना पैसा खर्च कर दिया, देश का प्रदेश का इतना पैसा खर्च हुआ, उसमें आप देखिएगा कि जितना महंगा जो कुछ हुआ वो तो मैं मान के चलता हूँ जांच होगी तो निश्चित रूप से 2 तरह की जांच है कि एक तो रिसर्जेंट राजस्थान और फिर एग्रोटेक हुआ था, दोनों में बेमार पैसा खर्च किया गया, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से क्या कुछ हुआ वो सामने आएगा। मैं मान के चलता हूँ मुख्यमंत्री जी को इस पे कड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ रिजल्ट लाने चाहिए, जिससे कि आप पे जो भरोसा करके जनता ने कहा है कि आप निश्चित रूप अच्छा काम करते करिएगा, आपकी योजना अच्छी है तो लोग आपको समर्थन करेंगे और आप तीन बार मुख्यमंत्री बने भी इसलिए जी कि आप देखिए मेरा तो सवाल है, गांधी परिवार से जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से अपने आक्रोश और ये कहें कि विरोध जो दर्ज कराते हैं वे गांधी परिवार को लेकर के कराते हैं। सरकारों का यहां बड़ा अजीब मामला है, यहां पगफेरा चलता है, एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये। सरकारें राजनीतिक दल भी जानने लगे भी इसको। योजनाएं अभी जैसे नेताजी कह रही हैं कि देखिए इंदिरा गांधी का इस देश में योगदान है, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, आयरन लेडी थी वो, तो उनके नाम पे ये बन सकता है। लेकिन हर पार्टी को अपने नेता की तरह लगता है। आज अगर आप बीएसपी की सरकार बनती है तो बीएसपी के लोगों को भी लगेगा कि काशीराम जी के नाम से योजनाएं होनी चाहिए, मायावती के नाम से योजनाएं होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति को लगता है, देखिए हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी बच्ची ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत है, मेरा बेटा रणवीर कपूर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा स्मार्ट लगता है। तो हर आदमी सोचता है। इसी तरह से राजनीतिक दलों का भी साफ फंडा है कि हमारा नेता जिसके आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं वह सबसे ज्यादा ठीक है, उसका समाज के प्रति समर्पण, उनकी सोच उससे बेहतर किसी की नहीं हो सकती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के यही बात आती है। बीजेपी को लगता है कि उनसे बेहतर सोच किसी की नहीं हो सकती। कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने उंगली भी नहीं कटवाई, उनका योगदान क्या है इसमें, आप सुनते हो आए दिन। मैं चलिए चारू जी के पास जाऊंगा एक बार में। चारू जी, ये नाम के साथ में
पार्टियों से सीधा जिनका ताल्लुक होता है उनके नाम पे योजना आती हैं, जनता को मुझे लगता है कि इसमें कोई लेना देना भी नहीं होता है। आज आप लोग आम जन की तरह हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे आती है कि प्रियंका गांधी जी के नाम पे आती है कि अशोक गहलोत जी के नाम पे आती है। जनता यह देख करके चलती है कि नाम अगर ट्रेन है जयपुर से देहरादून, आप उसको बना दीजिए राहुल गांधी एक्सप्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी सीटें अच्छी होनी चाहिए, समय पर आना चाहिए, उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। आम जन को इन बातों से मतलब होता है। ये राजनीतिक दलों के एजेंडे हैं कि किसके नाम पे होना चाहिए और किसके नाम पे नहीं होना चाहिए। क्या वास्तव में नामों को लेकर के भी एक सियासत होती है? बिल्कुल, नामों को लेकर के तो इतनी भयंकर सियासत होती है कि उनका जो फोकस है केवल नाम पे रह जाता है। उस योजना का क्रियान्वयन कैसे होना है, कैसे वो धरातल पर आनी है और लोगों को कैसे उसके साथ जुड़ना है, वो खत्म हो जाता है। जिससे पूर्ववर्ती सरकार के अंदर महिला बाल विकास के द्वारा जब ये योजना आई थी, अब इंदिरा जी के नाम पर है, तो उन्होंने पिछली बार इंदिरा गांधी जी के लिए तो विश्व जगत में माना भी जाता है कि एक आयरन लेडी है और लोगों की, मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करूंगी, बिल्कुल ठीक बात है। उनका एक अपना अहम रोल है, महिलाओं का रोल मॉडल वो रही हैं और उन्होंने भारत के लिए पुण्य योगदान भी दिया है। लेकिन जहां तक बात है, मैं पिछली बार की बात बताऊंगी आपको कि विजया राजे सिंधिया जी के नाम पर योजना आई और वो योजना, चूंकि वो हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी की माँ थी, तो उनके ऊपर उनकी योजना राजस्थान में लागू की गई। वो एक तरीके से मतलब उसका कोई समझ नहीं आता कि उनका क्या रोल राजस्थान के अंदर रहा कि उनका नाम के आधार पर राजस्थान में उस योजना को लागू किया गया। उसका नाम था विजय राजे, राजमाता विजय राजे। हाँ, योजना, इसमें उन्होंने महिलाओं को स्किल की और इस तरह की जो एसएचजी समूह की महिलाओं को थी उनके उत्थान के लिए उन्होंने फंड रिलीज किया। तो इस तरह की योजनाएं जब आती है तो लोगों का एक मोटिवेशन उसके ऊपर भी जाता है कि नाम क्या है। हम बात में वो बात ठीक है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन नाम की अपनी एक अहमियत है। किसके नाम पर योजना आ रही है, लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल होते ही जनता को बेनिफिट चाहिए उस योजना का, सीधा उसका असर होना चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं, आम जन को कोई मतलब नहीं है कि किसके नाम से आप लेकर के आ रहे हैं, किसके नाम से नहीं लेकर के आ रहे हैं। श्याम जी, मैं क्योंकि नाम इंदिरा गांधी का है, आज नहीं तो कल इस पर सियासी पारा चढ़ेगा, मुझे मालूम है, क्यों हिंदुस्तान में राजनीतिक सोच जिस तरह की अब बनने शुरू हुई है कि आप एक सरकार आती है, उसका आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है कि आप उसकी जांच करिए, उसके नाम बदल दीजिए। तो जनता का कितना इस नामों से गहरा लगाव है कि हाँ इसके नाम पे तो होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए रघुवंश जी, बार क्योंकि जिसके नाम से आप मुख्यमंत्री तीसरी बार बन पाए हो, क्योंकि आपको सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री जी इंदिरा जी ने ही भेजा था इनको जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार के लिए, 5 लाख रुपए दिए थे कि जाइए, ये वापस आके के 1.5 लाख रुपए जमा करा दी। तो उन्होंने कहा कि है कौन ये व्यक्ति, तो उस पैसे बचा के भी लेके आ गए और उसके बाद उनको उप मंत्री का दर्जा दिया गया था। तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि जब वो लेडी उनको उप मंत्री केंद्रीय उप मंत्री बना सकती है, तो निश्चित रूप से उनके प्रति लगाव और रहेगा, उसमें दो राय नहीं है, और लगाव रहना भी चाहिए। लेकिन आपने योजना को 4 साल में इस तरह का परिणाम दे दीजिएगा जिससे कि उस प्रदेश को भूल नहीं सके वो। इस योजना के पीछे आपका मकसद अच्छा है तो निश्चित रूप से करिए ना। अगर इस योजना के तहत 1 लाख 2 लाख बच्चियों का भला हो जाता है और परिपक्व होकर के इस प्रदेश में अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, तो ये योजना अपने आप सफल हो जाएगी। इसलिए इस योजना के ऊपर आपको निश्चित रूप से 4 साल में इस तरह का फील्ड में काम करना चाहिए कि आपकी भावना, क्योंकि उस लेडी ने आपको मुख्यमंत्री के लायक, मंत्री के लायक सोचा, इसलिए आप मुख्यमंत्री बन पाए। नहीं तो आपको अगर वहां केंद्र में तरजीह नहीं मिली होती तो आज आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए उनकी देन है और आप उसको समर्पण भाव से अपना रहे हो, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से जितना कोशिश कर सको उसको धरातल पर उतार करके उस बच्चियों के लिए एक देन दीजिएगा। देखिए, जो उस इंदिरा जी की त्याग बलिदान को देश भूल नहीं सकता। उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए किया, और निश्चित रूप से आज जो बांग्लादेश है उन्हीं की देन था, तो बहुत सारे काम किए। तो वो उसके आत्मा को निश्चित रूप से संतुष्टि और फलीभूति होगी जब अगर बच्चियां पढ़ करके और आपको रोजगार प्राप्त कर लेगी इस योजना के तहत। तो मैं निश्चित मानता हूँ कि फलीभूत है। आप चाहे भले इसमें आप 1000 करोड़ की बात क्यों करते हैं, आप कीजिएगा कि हम अगर कोशिश होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा 5000 करोड़ खर्च करेंगे, क्योंकि जिस योजना का लाभ अगर नीचे के स्तर पे जाएगा, SC ST जहां पर जरूरत है, आप देखिए शहरों में तो उसका लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा।
गांव के स्तर पर अगर निश्चित रूप से इस योजना को ले जाएंगे, और मैं मान के चलता हूं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है ठीक, क्योंकि वो जिस प्रकार की पीड़ाएं और जिस प्रकार की चीजें देख करके आए, तो वो निश्चित रूप से गरीब के लिए काम करना चाहते हैं। सोच तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक नई सोच के साथ जो योजना दी है वो सफल हो, और आप और महिलाओं उसके मामले में प्रदेश की 2 लाख 5 लाख 10 लाख महिलाएं उसका लाभ लेकर के अपने आप को, परिवार को एक सक्षम और अच्छा जीवन दे सके। ये इससे बढ़िया बिल्कुल होनी भी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट किसी की भी हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। महिला, बच्चे, बेरोजगार, किसान, गरीब, उसके प्रति ये सोच होनी चाहिए। योजनाएं आती हैं आपके मैनिफेस्टो में, ऊपरी की लाइन जो होती है उनमें यही सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम बेचारा कहें किसी को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके प्रति एक आपका हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती हैं। अगर हम वास्तव में, योजनाएं तो इतनी बनी है, पैसा बहुत सारा आया है, लेकिन चला कहां गया ये देखने की बात है। मैं चारू जी आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आप जनता के बीच भी रहती हैं, महिलाओं से सीधा इंटरेक्शन है आपका, तो किस तरह की सोच है इस वक्त? महिलाओं को वास्तव में कुछ ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है कि जो मिलनी चाहिए, अशोक गहलोत की तरफ देख रही हो, या पूर्ववर्ती सरकार से कुछ बदलाव, कुछ विश्वास जनता में देखा जा रहा है? देखिए, योजना तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अमरेला रूप में वहीं कहीं आकर के टकराती है, चाहे वो नाम बदल सकते हैं उनके। उनका नाम बदला हुआ है, लेकिन इस स्कीम को अभी जो गहलोत सरकार लेकर आई है वो एक अमरेला स्कीम के अंदर लेकर आई है। तो मुझे ऐसा मानना है कि इस स्कीम का लाभ महिलाओं को आगे तक पहुंचेगा। और जैसे कि अभी शर्मा जी ने कहा कि इस योजना का लाभ अगर प्रदेश की महिलाओं को मिले, और मेरा उसमें मानना है कि केवल ये योजना केवल नाम की नहीं रहे, कई और इंदिरा जो है इस योजना से आगे बने, तो इस योजना का जो है अशोक गहलोत जी सच्ची श्रद्धांजलि जो है इंदिरा गांधी जी को दे पाएंगे, क्योंकि कृतज्ञ भाव से उन्होंने इंदिरा जी के नाम पे इस योजना को लेकर के आए हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि मेरा मानना है कि तभी होगी जब हम कहीं बिल्कुल हम भी गुजारिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों को उम्मीद है इस योजना से, महिलाओं के प्रति आपका सद्भाव है, आपको वास्तव में आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपको महसूस भी होता होगा, पिछले कार्यकाल में आप योजनाएं बहुत अच्छी लेकर के आए। आपने कहा कि एक अधिकार युग का सूत्रपात कर रहे हैं हम लोग, कांग्रेस उसका आधार बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को आप बेनिफिशियरी की श्रेणी में लेकर के आ रहे हैं उसको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, पार्टी को भी आप एक्टिव करिए, उसके साथ साथ आपके विधायक हैं, आपके पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, आप उनको एक्टिव करिए, रिपोर्ट मंगवाइए कि वास्तव में हम जो यहां से पैसा भेज रहे हैं वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपके उद्बोधन ने राजीव गांधी का भी जिक्र किया, बेशक उस वक्त के राजीव गांधी के विरोधी या प्रतिपक्ष के लोग हैं, राजीव गांधी का मजाक उड़ाया होगा कि प्रधानमंत्री भारत का कह रहा है कि 15 पैसे गांव तक पहुंच रहा है 1 रुपए में से। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं कि राजीव गांधी ने इतने साल बाद में कम से कम सच्चाई को स्वीकार तो किया कि पैसा अब तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस मिथक को, इस कॉकस को हमें तोड़ना होगा। तो मुझे लगता है कि आपने जिक्र किया है और निश्चित रूप से उस ओर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद भी है कि आप जरूर इसमें कारगर होंगे, आप कामयाब होंगे। और महिलाएं देख रही हैं आपकी तरफ, आपने अपने एजेंडे में 1 साल के में इसको लिया है, तो उसके लिए भी आप साधुवाद हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं मैं कि वास्तव में महिलाओं के लिए आपका जो समर्पण है, आपकी योजना है, वो निश्चित रूप से उसका लाभ मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।